शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आइए करते हैं शो की शुरुआत और सबसे पहले बात करते हैं कानपुर के लैम्बोर्गिनी कांड की, जिसको करीब 50 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आरोपी शिवम मिश्रा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वो पुलिस जो अपराधियों को ढूंढने और एनकाउंटर करने में खुद को एक्सपर्ट मानी जाती है, उस पुलिस से कानपुर का एक व्यापारी नहीं ढूंढा जा रहा है। इस पर बात तो करेंगे ही, लेकिन इस पूरे केस में पहले दिन से लेकर आज तक सामने आ रहे हैं तो सिर्फ झूठ पर झूठ। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सबूत मिटाने के लिए पूरा कारनामा हो रहा है? क्योंकि आज भी एनडीटीवी ने जब पूरे मामले की पड़ताल की तो सामने आ रहे हैं तो झूठ, झूठ और सिर्फ झूठ। ड्राइवर का कहना यह है कि गाड़ी में अचानक साइड से एक टेम्पो वाले ने टक्कर मारी कि हमारी विवेचना में शिवम मिश्रा का नाम आया और वो खुद ड्राइव कर रहे थे। झूठ, झूठ और सिर्फ झूठ। लैम्बोर्गिनी से एक्सीडेंट के बाद से अब तक कानपुर केस में बाकी कुछ सामने आया हो ना आया हो, भर भर कर झूठ जरूर सामने आया है। हर तरफ से बोला गया तो सिर्फ झूठ। आज वो सारे झूठ हम आपके सामने लेकर रखने वाले हैं। सबसे पहले सुनिए उन झूठ में सबसे ताजा और सबसे नया झूठ। शिवम और ड्राइवर दो आदमी उस गाड़ी को टेस्टिंग के लिए ले गए। ड्राइवर ने उसकी अचेत अवस्था देख के परेशान हो गया। गाड़ी उसका शीशा नहीं खुल रहा था। जैसे दरवाजा खुला तुरंत ड्राइवर भी बहुत घबरा गया था, उतर के बाहर आया और उसने उनको पकड़ के खींचने की कोशिश की। ड्राइवर छोटा था, नाटा था, खिसक गया। पीछे वो लोग जो हमारे सिक्योरिटी थे उनको पकड़ के होश की हालत में, उसी हालत में उनको निकाला। ये लैम्बोर्गिनी कांड वाले शिवम मिश्रा के पिता तंबाकू कारोबारी के मिश्रा हैं, जिनका दावा है कि जिस समय एक्सीडेंट हुआ उस समय उनका बेटा नहीं बल्कि उनका ड्राइवर कार चला रहा था। वो पूरी तरह से निर्दोष है और सारा दोष उसके ड्राइवर मोहन का है। यही बात पहले शिवम मिश्रा के वकील ने भी कही थी। शिवम मिश्रा और ड्राइवर दोनों लोग गाड़ी में बैठे हुए थे। जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उससे एक दिन पहले गाड़ी को बनाने वाले कुछ लोग आए थे और वो उसका ड्राइवर का कहना यह है कि गाड़ी में अचानक साइड से एक टेम्पो वाले ने टक्कर मारी और उसके बाद बगल में एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, उससे इनकी गाड़ी टकरा गई। इतना ही मुझे बताया ड्राइवर ने। अब इस झूठ की कलई खोलने के लिए उसी करोड़ों की कार का नया सीसीटीवी फुटेज भी देख लीजिए। इस फुटेज में लैम्बोर्गिनी भागी जा रही है और BMW की एक महंगी कार उसे एस्कॉर्ट कर रही है। अब गौर से देखिएगा, इस कार के अंदर लाल रंग की सीटें हैं, जैसा कि आपने एक्सीडेंट वाले समय में भी देखा था। अब फिर से सीसीटीवी फुटेज पर आते हैं। ये कार भले ही बहुत महंगी और बहुत यूनिक हो, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही लोगों के बैठने की क्षमता है। ध्यान से देखिए तो कार में ड्राइवर के बगल वाली सीट पर कोई नहीं। सीट का लाल रंग साफ दिख रहा है, यानी उस पर कोई नहीं बैठा था। जबकि शिवम के पिता कह रहे हैं कि शिवम बगल वाली सीट पर बैठा था और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। शिवम को कुछ झपकी आने लगी, ऐसा ड्राइवर को सोचने लगा कि इनको हुआ क्या, झपकी ऐसी लगने लगी। तो उन्होंने उसके एक हाथ छोड़ के शिवम के पीछे हाथ लगाया और साथ में सुनिए, साथ में ही उसके साथ में ही पे हाथ लगाया। गाड़ी स्लो हो गई। गाड़ी स्लो होने के बाद में ब्रेक मारा उसने, तब तक एक टेम्पो वाला आ गया, उसने साइड से टक्कर मारी। अब गाड़ी शिवम के बजाय ड्राइवर की चलाने का दावा करने वालों के लिए हमने ये वीडियो निकाला है, जिसपे शिवम मिश्रा को एक्सीडेंट के तुरंत बाद बाहर निकाला जा रहा था। 4 बाउंसर्स में से 2 बाउंसर आरोपी शिवम मिश्रा को बाहर निकालते हुए देखे जा सकते हैं। सवाल ये है, जिसे निकाला जा रहा था वो कौन था? अगर शिवम मिश्रा बगल में बैठा था तो वो बाहर क्यों नहीं निकाला गया? वो कहीं दिखाई क्यों नहीं पड़ा? झूठों की फहरिस्त अभी और भी है, जिससे बाहर निकलना चाहे शिवम मिश्रा के परिवार के लिए हो या फिर कानपुर पुलिस के लिए, उनका जवाब देना आसान नहीं है। पुलिस की जांच की अगर बात करें तो शुरुआत से ही इस पूरे मामले में कानपुर पुलिस भी घेरे में आई थी। कानपुर पुलिस ने इस पूरे मामले में शुरुआत में जो कुछ भी किया वो उसे सवालों के कटघरे में खड़ा करती है, क्योंकि 50 घंटे बीतने के बाद अभी भी पुलिस ये पता नहीं लगा पाई है कि आखिर शिवम मिश्रा है कहां।
किस अस्पताल में भर्ती है। सवाल यह भी है कि क्या आम आदमी की कहीं कोई सुनवाई नहीं, क्या हर बार रसूखदार एक्सीडेंट करके यूं ही बच जाएंगे या वाकई इस बार इंसाफ की दरकार अंजाम तक पहुंचेगी। यूपी पुलिस सुराग मिलते ही अपराधियों को ढेर कर देती है, लेकिन वो ये नहीं जान पा रही है कि आखिर शिवम मिश्रा कहाँ है, जबकि शिवम के वकील का कहना है कि शिवम का दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा है। वो तो बेहोश है, वहाँ एडमिट है दिल्ली में। क्या प्रॉब्लम क्या है? उनको कुछ प्रॉब्लम है, दिल्ली में एडमिट है, चक्कर वक्कर आया था जो भी था। सवाल है कि क्या पुलिस ये पता ही नहीं कर पा रही है कि उसका इलाज कहाँ चल रहा है, या फिर इसके पीछे पुलिस का वो लूप होल है जिसके आरोप आमतौर पर रसूखदार एक्सीडेंट के मामले में उस पर लगते रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस झूठ बोल रही, क्योंकि शिवम मिश्रा से भी ज्यादा जरूरी उनकी शुरुआती जांच है, इस बात की जांच कि उन्होंने शराब पी रखी थी या नहीं, वो नशे में थे या नहीं। कार से हादसा हो जाना कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है, लेकिन नशे में कार चलाकर हादसा करना बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन 50 घंटे बाद भी कानपुर पुलिस शिवम का मेडिकल तो छोड़िए, उसके शारीरिक तौर पर दर्शन भी नहीं कर पाई है। हालांकि कम से कम फजीहत के बाद पुलिस ने ये जरूर मान लिया है कि कार शिवम मिश्रा ही चला रहा था। जो पहली एफआईआर लिखी जाती है, एफआईआर तौफीक जो इंजर्ड है उनकी तरफ से लिखाई जाती है, वो गाड़ी का नंबर देते हैं, ड्राइवर कौन है उनको नहीं पता। हमारी विवेचना में हमने गाड़ी के नंबर से ट्रेस करा कि इसके ओनर कौन है, और जो हमारे से फुटेज मिले हैं, सीसीटीवी फुटेज और जो वहाँ पे पड़ताल की गई है, उसके बाद पता लगा कि ड्राइवर शिवम मिश्रा है। तो शुरुआती दौर में अगर एफआईआर में नाम ना होना इसका मतलब नहीं, क्योंकि वो जानते नहीं थे, जो कंप्लेनेंट है उनको नहीं पता है कि गाड़ी कौन चला रहा है, और एफआईआर होने के बाद विवेचना में उनका नाम आ गया। हम खुद कह रहे हैं कि हमारी विवेचना में शिवम मिश्रा का नाम आया और वो खुद ड्राइव कर रहे थे और वो कार के ऑनर भी हैं। लेकिन पुलिस से अब वो सारी बातें ढपी नहीं जा रही हैं जो पहले ढांपने की कोशिश की जा रही थी। मसलन पहले आखिर एफआईआर में अज्ञात का नाम क्यों लिखा गया, हमारे दिखाने के बाद ही नाम क्यों डाला गया, दूसरी तरफ कार को थाने में ढककर क्यों रखा गया, आखिर किसके कहने पर रखा गया। क्या किसी आम आदमी की कार से एक्सीडेंट होता तो क्या तब भी पुलिस वाले इसी तरह से उसे ढककर रखते। आरोप बहुत संगीन, जिसका जवाब अब कानपुर पुलिस के गले की हड्डी बनता जा रहा है। शिवम के परिवार से कांटेक्ट हो चुका है और शिवम के पिताजी को उनका कहना है कि हमारा बेटा हॉस्पिटल में है। उनसे पूछताछ करने के लिए उनको नोटिस इशू करा गया है कि अपना पक्ष रखें। लॉ एंड ऑर्डर को पूरा इम्प्लीमेंट किया जाएगा और न्याय मिलेगा इस पूरे मामले में। 100% कानून अपना काम करेगा, कानून से ऊपर कोई नहीं है, और निष्पक्ष कार्रवाई और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। जाहिर है अब अपनी किरकिरी कराने के बाद ही सही पुलिस एक्शन में है, वो हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। अब ये अगला स्टेप हम देख रहे हैं इस पूरे मामले में। पुलिस के एक्शन पर काफी सवाल उठे थे। पुलिस जो आइडेंटिफाई करने में, जो पुलिस ने एफआईआर पहली दर्ज की तो गाड़ी का नंबर लिखा गया, आइडेंटिफाई नहीं किया गया ड्राइवर को, और उसके बाद जब गाड़ी पहुंची थी पुलिस स्टेशन में तो उसे जिस तरीके से ढका जा रहा था, जिस तरह से कवर किया जा रहा था, तो इन चीजों को लेकर पुलिस की एक्टिविटी पर संदेह था और अब वो पुलिस ने कार्रवाई की है। पहले लाइन हाजिर किया था और अब ट्रांसफर की स्थिति देखने को मिल रही है इस पूरे मामले में। इन सब के बीच ये समूचा केस सियासी गलियारों में भी भूचाल ले आया है। कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो और सरकार पक्षपात न करे। सरकार पे हमेशा आरोप लगता है कि वो पक्षपात करते हैं। अपने लोग होंगे तो बुलडोजर नहीं चलेगा, अपने लोग होंगे तो एफआईआर दर्ज नहीं होगी, अपने लोग होंगे तो जेल में सुविधा मिलेगी। अब देखना ये होगा कि झूठ के पुलिंदे में लिपटाने की कोशिश के बीच ये केस आखिर किस मोड़ पर जाएगा। पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा या फिर रसूखदार एक बार फिर बाजी मार ले जाएंगे। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली के पीरागढ़ी में 3 लोगों के शव
एक कार में मिले थे। 3 लोगों की मौत की इस मिस्ट्री में एक ऐसे संदिग्ध की एंट्री हुई है जिसकी वजह से अब उस पर काला साया है। काला साया यानी ब्लैक मैजिक की आहट, काले जादू का शक। पकड़ा गया शख्स तांत्रिक बताया जा रहा है। उसी के बाद से ये शक गहरा गया कि कहीं काले जादू के चक्कर में तो तीनों की जान नहीं गई, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो सामने तो है पर दिख नहीं रहा। एक कार, 3 लाश, कई सवाल। क्या तीनों की हत्या हुई? क्या तीनों ने आत्महत्या की? क्या इसमें तंत्र मंत्र का चक्कर है? क्या कार में चौथा शख्स भी था? दिल्ली के पीरागढ़ी में हुई सनसनीखेज घटना से जुड़े कई सवाल हैं। जो 3 शव कार में मिले, उनके अलावा भी कुछ किरदार जांच के दायरे में आ रहे हैं। जांच हत्या और आत्महत्या के बीच उलझी हुई दिख रही है और पर्दे खोलने की कोशिश जारी है। एक कथित तांत्रिक से पूछताछ की जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि उस कार में एक चौथा शख्स भी था और अब जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से वो बाबा ही कार में था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक घटना के दिन बाबा काफी समय तक कार में बैठा हुआ था। बाबा ही रणधीर के साथ वाली सीट पर बैठा था। मृतक लक्ष्मी का परिवार बाबा को पहले से जानता था। पुलिस को आशंका है कि लक्ष्मी ने ही बाबा को शिवनरेश और रणधीर से मिलवाया हो सकता है। यह भी सामने आ रहा है कि इस बाबा पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बाबा के कई क्लाइंट्स की पहले भी संदिग्ध मौत हो चुकी है या गायब हो चुके हैं। हमेशा ये बाबा सबूतों के अभाव के चलते छूट जाता था। बाबा पैसे कमाने के लुभावने वादे देकर लोगों को अपने साथ जोड़ता है। तंत्र मंत्र के जरिए पैसों को दोगुना चौगुना करने का लालच देता है। बताया जा रहा है कि बाबा साधारण जीवन जीता है और उसका परिवार भी है। पुलिस के मुताबिक रणधीर, शिवनरेश और लक्ष्मी तीनों के शव रविवार को दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में मिले थे। मृतकों की पहचान 76 साल के रणधीर, 47 साल के शिवनरेश सिंह और 40 साल की महिला लक्ष्मी देवी के रूप में हुई। इस केस में तंत्र मंत्र का भी कोई एंगल हो सकता है, ये सवाल भी उठे। अब जांच बाबा के इर्द गिर्द होने लगी है। इस घटना को लेकर दूसरी जानकारी भी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक रणधीर, शिवनरेश और लक्ष्मी तीनों रविवार सुबह 10:30 बजे पीरागढ़ी इलाके में मिले थे। उसके बाद ये पीरागढ़ी से निकलकर रिंग रोड होते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाके में गए थे। बताया जा रहा है कि इसी इलाके में बाबा से इन्होंने मुलाकात की थी। बाबा ने उन्हें कुछ पीने के लिए दिया था जो शायद प्रसाद था। दोपहर करीब 3 बजे तीनों वापस पीरागढ़ी आ गए थे। तीनों के शव के पास से 3 शराब की बोतल और 3 इस्तेमाल किए हुए डिस्पोजेबल गिलास मिले थे। बताया जा रहा है कि शिवनरेश और लक्ष्मी के मुंह से वोमिट यानी उल्टी निकली हुई थी। तीनों के शरीर में किसी भी बाहरी चोट के निशान नहीं थे। दिल्ली पुलिस को जांच में पता चला कि शिवनरेश तंत्र मंत्र को मानता है और उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहने वाले एक तांत्रिक के पास जाता रहा है। यहाँ तक कि घटना वाले दिन भी वो लक्ष्मी और रणधीर को लेकर सुबह करीब 10:30 बजे उसी तांत्रिक के पास गया था। उसके बाद ये लोग गाजियाबाद जाते हैं और गाजियाबाद से वापस पीरागढ़ी की तरफ लौटते हैं। पुलिस के मुताबिक जिन 3 लोगों की मौत हुई है वो एक दूसरे से काफी समय से परिचित थे। रणधीर और शिवनरेश दोनों प्रॉपर्टी का बिजनेस करते थे और लक्ष्मी होम केयर का काम करती थी। पुलिस का कहना है कि ये तीनों लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहते थे। लक्ष्मी ने 2 शादियां कर रखी थी। उसका एक पति बिहार में रहता है और एक के साथ वो दिल्ली में रहती थी। ये सामने आया है। हालांकि तीनों के प्रोफाइल खंगालने पर पुलिस को अभी तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। रणधीर और शिवनरेश का पोस्टमार्टम हो चुका है। दोनों का बिस्तर सुरक्षित रख लिया गया है। वहीं परिवार वालों का कहना है कि वो आत्महत्या जैसे कदम नहीं उठा सकते। उनके साथ कोई साजिश हुई है। हो सकता है तो प्रॉपर्टी के मामले में कोई उनका विवाद हो सकता है, आपसी मैटर, बट घर से कोई दिक्कत नहीं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तीनों की जान चली गई? क्या इस मामले में कोई बड़ा खेल है? मृतकों के मोबाइल फोन की कॉल रिकॉर्ड डिटेल और लोकेशन डेटा से भी खासी मदद मिल सकती है जो इस पहेली को सुलझा सकती है। और क्या जिस बाबा की बात हो रही है उसका इन 3 मौत से कोई कनेक्शन है, ये पता लगाने की कोशिश जारी है। दिल्ली में मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।
और आइए अब बात करते हैं दिल्ली के बवाना में दिन दहाड़े हुए सनसनीखेज मर्डर की, जिसमें कारोबारी वैभव गांधी को सरेआम गोलियां मार दी गई थी। उस हत्याकांड में अब लॉरेंस गैंग की एंट्री हो गई है, जिम्मेदारी ली गई है। इस पूरे हत्याकांड के पीछे लॉरेंस के गुर्गे हैं, लेकिन क्यों, आखिर क्यों लिखा गया कि हमने उसे जिंदगी से एग्जिट कर दिया? जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में मर्डर, विदेश से ऑर्डर, कारोबारी के मर्डर में बड़ा खुलासा, लॉरेंस गैंग का बढ़ता आतंक, एक के बाद एक मर्डर, दिल्ली से कनाडा, लॉरेंस गैंग की दहशत। दिल्ली हो या फिर कनाडा, पुर्तगाल हो या फिर अमेरिका, घरों के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग, सरेआम मर्डर, और इन सब के पीछे कमोबेश एक ही नाम, लॉरेंस गैंग। इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट के तौर पर उभरे लॉरेंस गैंग की दहशत लगातार बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली के बवाना में भी सोमवार को प्लास्टिक कारोबारी वैभव गांधी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस व्यापारी को दौड़ा दौड़ा कर गोलियां मारी गई थी। बीच सड़क पर सबके सामने उसकी हत्या कर दी गई थी। और इस हत्या के बाद आया लॉरेंस गैंग का सोशल मीडिया पर वो पोस्ट, जिसमें उसने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लेते हुए लिखा, हमने इसे जिंदगी से एग्जिट कर दिया। पहले इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज देखिए। वीडियो में दिख रहा है कि कारोबारी कैसे गोली लगने से सड़क पर गिर जाता है। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, किसी तरह से उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका, उनकी मौत हो गई। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए 3 से 4 हथियारबंद हमलावर एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे और प्लास्टिक का कारोबार करने वाले 35 साल के वरुण गांधी का मर्डर कर फरार हो गए। गुमनाम से दिख रहे इस मर्डर मिस्ट्री में पुलिस कोई एंगल खोजती, उससे पहले ही लॉरेंस गैंग सामने आ गया, जिसने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस सनसनीखेज हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। पोस्ट जिसने लॉरेंस गैंग के हवाले से हत्या का दावा किया है, जिसपे लिखा गया कि जिस बिजनेसमैन वैभव गांधी की सेक्टर 4 बवाना दिल्ली में हत्या हुई है, वो उसने यानी रणदीप मलिक और अनिल पंडित ने कराई है। आगे लिखा गया, हमने कॉल की थी और ये वहां बीच में एंट्री कर रहा था, इसीलिए उन्होंने इसको जिंदगी से एग्जिट कर दिया। आगे लिखा, सभी कान खोल कर सुन लें, अगर किसी ने उनके काम के बीच में आने की कोशिश की तो उसको भी बिना कॉल के ही मरवा देंगे। इसी वर्ष के शुरुआती 2 महीनों में जिस तरह से लॉरेंस गैंग की दहशत का ग्राफ बढ़ा है, वो डराने वाला है। 9 फरवरी दिल्ली के बवाना में व्यापारी की हत्या, 1 फरवरी मुंबई में रोहित शेट्टी के घर फायरिंग, 1 फरवरी पुर्तगाल में शहजाद भट्टी पर हमला, 12 जनवरी दिल्ली में रोहित खत्री के जिम पर फायरिंग, 12 जनवरी ब्रैम्पटन में जसवीर नाम के शख्स के घर फायरिंग। लॉरेंस गैंग के तमाम गुर्गों पर शिकंजा कसा जा चुका है, लेकिन फिर भी दहशत का कारोबार करने वाले लॉरेंस गैंग के क्राइम सिंडिकेट पर कोई रोक नहीं लग पाई है। कनाडा सरकार लॉरेंस गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित कर चुकी है। इसके बावजूद इस गैंग को कोई डर नहीं दिख रहा, बल्कि ये गैंग अपना इंटरनेशनल नेटवर्क तेजी से और बढ़ा रहा है। मुकेश सिंह सेंगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब एक परेशान करने वाली खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से आई है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई। इस घटना में समूचे परिवार के खात्मे पर सवालों के पहाड़ खड़े कर दिए हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। सवाल ये भी है, क्या परिवार ने सामूहिक सुसाइड कर लिया या फिर ये किसी की सोची समझी घिनौनी साजिश है। एक कमरा, पूरे परिवार के शव। माता पिता और 3 बच्चे। इस घर में एक ही कमरे में परिवार के 5 लोगों के शव मिले हैं। मथुरा के खपरपुर के इस घर में मनीष अपनी पत्नी सीमा और 3 बच्चों के साथ रहते थे। अब 5 की मौत हो चुकी है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी है। पुलिस की जांच में एक सुसाइड नोट मिला है और मोबाइल में एक वीडियो भी मिला है। ये वीडियो मनीष का बनाया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि वो बहुत परेशान है, लेकिन इसमें किसी का कोई दोष नहीं है।
मैं मनीष कुमार, अपनी मर्जी से मरे हैं हम, मैं उसी अपनी मर्जी से मरे हैं, इसमें किसी का दोष नहीं है। पुलिस किसी को भी परेशान न करे, न घर वालों को न बाहर वालों को। हम अपनी मर्जी से मरे हैं, हम बहुत परेशान थे अपने दुखों से, इसलिए सभी से निवेदन है कि कोई किसी को परेशान न करे। जो मैंने प्लॉट बेची है सतीश ब्रह्मपुर वाले, उसके जी लक्ष्मण प्रसाद गोवर्धन के रहने वाले हैं, उस पर 12,60,000 रुपये आए हैं। बाद बाकी प्लॉट नाप के पैसे ले लें, उनका भी कोई कसूर नहीं है। हम अपने दुख से परेशान हैं और इसमें किसी की कोई भी गलती नहीं है। मरने से पहले बनाए गए अपने वीडियो में मनीष कहता दिख रहा है कि वो बहुत परेशान है, लेकिन अपनी मर्जी से मर रहे हैं। इसमें जमीन बेचने और 12,60,000 रुपए की भी बात कर रहा है। इस मामले में वीडियो के साथ साथ एक और हैरान करने वाली बात है। मनीष ने घर की दीवारों पर लिखा है कि वो और उसकी पत्नी अपनी मर्जी से मर रहे हैं और पुलिस किसी को परेशान ना करे। वीडियो बनाने में कहा कि हम अपनी मर्जी से मर रहे हैं, किसी को पुलिस परेशान ना करे, और भी कुछ अलग अलग बातें उसमें बोली हैं वीडियो में। अब पुलिस जांच में लगी हुई है कि आखिरकार इसकी सच्चाई क्या है, क्यों आत्महत्या की है। बताया जा रहा है कि पहले मनीष ने अपनी पत्नी के सिर पर लोहे के औजार से चोट की, फिर बच्चों की रस्सी से गला दबाकर हत्या की और फिर खुद बिजली के करंट से चिपक कर जान दे दी। पुलिस जांच में जुटी है कि असलियत क्या है। सुबह जब इनके बच्चे बाहर खेलने नहीं आए तो उनके पड़ोस में इनके भाई रहते हैं, उनके द्वारा दीवार फांद करके अंदर प्रवेश किया गया और उसके बाद आवाज़ लगाई गई। आवाज़ लगाने पर जब कोई रिस्पांस नहीं हुआ तो उनके और गांव के अन्य लोगों के द्वारा दरवाज़ा तोड़ा गया। दरवाज़ा तोड़ने के बाद अंदर ये सभी मृत अवस्था में मिले। मौके से एक सुसाइड नोट मिला है और दीवार पे भी सुसाइड के बारे में लिखा गया है। एक मृतक के द्वारा अपने फ़ोन पर बनाया गया वीडियो मिला है जिसमें कि सुसाइड की बात कही गई है। मनीष के ससुराल वाले कह रहे हैं कि सब कुछ सामान्य चल रहा था और इकलौता दामाद था और ये हमारी देखभाल भी करता था। संपत्ति की भी कोई बात नहीं थी। इनके मुताबिक किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी। गलत है ये तो, मतलब अब जो बताओ, जब संपत्ति दामाद को मैं दूंगी तो मेरी देखभाल तो करेंगे। तो अपनी सासू माँ की ससुर की यही देखभाल करते थे, यही सहारा थे इनकी। अब जी ऐसे विवाद क्यों करेंगे बताओ? जी ससुर है, मैं चाची हूँ, तो ऐसे विवाद क्यों करेंगे? लेकिन सवाल ये है कि जब सब ठीक था तो परिवार संग जान क्यों दे दी? मृतक मनीष के एक दोस्त के अनुसार कुछ समय पहले तक परिवार में सब कुछ सामान्य था, लेकिन करीब 2 साल पहले मनीष एक तांत्रिक के संपर्क में आ गया था। मैंने ये कोई बात तो ना आते, वे कोई बात तो ना आते पापा, ऐसा है कि हम 10-11 बजे तक तुम्हारे जोड़े आ जाएंगे, टेव कमर हुआ मम्मी ले जाएंगे दिखा भी काजी। शादी को 9 साल तो आएगी, 10 ही चल रही है। कोई विवाद हमें तो आज तक कोई विवाद मिलो ही ना। पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि ये सामूहिक आत्महत्या है या फिर पहले हत्या और बाद में आत्महत्या का मामला। पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है और हर पहलू से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। आसपास के लोगों और परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। ये हम एक तरीके से यही कह सकते हैं कि ये एक सामूहिक आत्महत्या का प्रकरण था और इसमें किसी को दोषी नहीं पाया गया है। किस तरह से घटना हुई या की गई, ये पोस्टमार्टम हमको स्पष्ट रूप से बताएगा। जानकारी के मुताबिक मनीष की शादी हाथरस के मड़नई गांव में हुई थी। उसकी पत्नी अपने मायके की इकलौती बेटी थी। ससुराल की सारी जमीन जायदाद इनको ही मिलनी थी। मनीष के पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। उसके 2 भाई सुधीर और जय किशन हैं, जो घर के बगल में ही रहते हैं। घर वाले किसी भी तरह की दिक्कत की कोई बात नहीं कर रहे। फिर सवाल ये है कि मनीष ने अपने वीडियो में ये क्यों कहा कि वो बहुत परेशान है। सवाल ये है कि क्या ये आत्महत्या है, किसी अंधविश्वास का नतीजा है, मानसिक तनाव का मामला है, या फिर पैसे का विवाद है, या फिर कुछ और। मथुरा से सौरभ गौतम की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रेड डील को लेकर सरकार पर बरसे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। अमेरिका से ट्रेड डील के मामले में डील नहीं,
अपना बाजार में ढील दे दी। एनडीटीवी से खास बातचीत में बोले, अमेरिका से डील नहीं की, बाजार में ढील दे दी। जब सब कुछ बाहर से आएगा तो किसान को कैसे फायदा होगा? हमारा बाजार यूएस चीन ले लेंगे तो बचेगा क्या? सरकार ये कह रही है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोप से हो गया, अमेरिका से हो गया, ऑस्ट्रेलिया से हो गया, ओमान से हो गया। अब कितने देश बचे होंगे? फ्री एग्रीमेंट डील का मतलब हुआ कि आपने अपना बाजार उन्हें सौंप दिया। $500 बिलियन का मार्केट आप देंगे, तो ये डील कहाँ है? ये ढील दी आपने, अपने बाजार को दे दिया उन्हें। ये ढील है कि आइए हमारे बाजार में आ जाइए। और किसान पैदा क्या करेगा जब सब कुछ बाहर से आएगा? जो मिलेट्स की आप बात करते थे, एक कार्यक्रम सरकार चलाती थी, मुझे लगता है इन्होंने प्रचार ज्यादा कर दिया, जो अमेरिका तक पहुंच गया कि भारत को मिलेट्स की जरूरत है। तो मिलेट्स भी आ रहे हैं वहाँ। सोयाबीन आएगा तो हमारे किसान का क्या होगा? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आएंगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में क्या है, वो तो क्लियरिटी है सरकार की तरफ से। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में अगर पूरा बाजार वो ले लेंगे, चीन ले लेगा, तो हमारा बाजार बचेगा क्या? देख रहा है इंडिया में। अब बात करते हैं कानपुर की ठाकुर हूं मैं वाली बैंक कर्मचारी की, जिनकी बदसलूकी का वीडियो खूब वायरल है। उन पर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। वो वीडियो जिसमें वो अपनी साथी महिला कर्मचारी पर धौंस जमाती देखी गई। सवाल ये उठता है कि आखिर इस वीडियो की सच्चाई क्या है? क्या जो हमने और आपने देखा वही सच है या सच कुछ और भी है? मेरी लैंग्वेज नहीं सुधार पाएगी, ऐसे की तैसे करेगी। कानपुर के HDFC बैंक की एक महिला कर्मचारी का 45 सेकंड के इस वीडियो में हर तरफ बहस का एक नया गलियारा खोल दिया, जिसमें वो गुस्से में कहती है कि मैं ठाकुर हूँ, बदमाशी मत करना। सुधार पाएगी, ऐसे की तैसे करेगी। ठाकुर हूँ मैं। किसी ने इसे जातिगत अहंकार बताया तो किसी ने सत्ता और सिस्टम से जोड़ दिया। मेरी लैंग्वेज नहीं सुधार पाएगी, ऐसे की तैसे करेगी। ठाकुर हूँ मैं। ये पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा आपत्ति ठाकुर शब्द पर उठाई गई थी, जिसे आस्था ने सामने वाले को बोला था। आस्था सिंह के तेवर देखे जा सकते हैं। वो गुस्से में लाल है और इतनी नाराज हो गई थी कि तेवर दिखाते हुए मैडम ने टेबल पर रखा लैपटॉप उठाकर ग्राहक पर तान दिया, मानो वो उसे फेंककर मारने ही वाली हो। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर बैंक प्रबंधन को टैग करते हुए आस्था सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर डाली। मेरी लैंग्वेज नहीं सुधार पाएगी, ऐसे की तैसे करेगी। ठाकुर हूँ मैं। जिसके बाद आस्था सिंह ने अपनी सफाई में एक वीडियो जारी किया और ये बताने की कोशिश की कि आखिर क्यों उनका गुस्सा इस कदर भड़क गया था, जिसमें वो शब्दों का मान नहीं रख पाई थी। 6 जनवरी का वीडियो है, अभी का वीडियो नहीं है, और ये किसी कस्टमर का वीडियो नहीं है, ना मैंने किसी कस्टमर के साथ अभद्रता की है जिसका ये वीडियो है। ये हमारे ही बैंक में कार्य कर रही एक महिला के हस्बैंड के साथ मेरी बहस हुई है, उसका वीडियो है, जिसको गलत रुख दिया गया है कि मैंने कस्टमर के साथ बदतमीजी करी है और इसको जातिवाद का मुद्दा बनाया गया है। अभी तक इस मामले पर किसी तरह का सीधा रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन मामले में यूपी की सियासत में जाति को लेकर नई जंग जरूर छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। आस्था सिंह के बयान पर विवाद गहराया तो हमने भी आस्था सिंह से बात की, जानने की कोशिश की कि आखिर विवाद के पीछे की असली वजह क्या है, क्योंकि उन्होंने जो वीडियो के जरिए सफाई दी उसमें बहुत सी बातें स्पष्ट नहीं थी। सवाल भी है कि ऐसा हो गया जिसके लिए उन्हें ऐसा क्या हो गया जिसके लिए उन्हें ठाकुर शब्द का ही इस्तेमाल करना पड़ गया। सुनिए हमारे संवाददाता अजय दुबे के साथ उनकी एक्सक्लूसिव बातचीत। अगर मुझसे पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, अगर मुझसे पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो जो इतनी अकड़ है, तो मुझे अपने आप को बताना पड़ेगा। मुझे कुछ भी इसमें शर्मिंदगी नहीं है कि मैं छत्री हूँ। मैं छत्री हूँ और मुझे इस बात पे गर्व है। क्या ऐसी नौबत आ गई? ऐसी क्या बात उन्होंने आपसे कह दी कि इतना गुस्सा आ गया आपको? क्या ऐसी नौबत?
सर उन्होंने मुझसे सीधे आकर के कहा था कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा, मैं तुम्हारी हेकड़ी खत्म कर दूंगा, मैं प्रेस में हूँ और मैं तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा, महिला कांस्टेबल बुलाऊंगा, तुम्हें जेल कराऊंगा। आप किस बात पे मुझे जेल कराने के लिए? मैं एक सम्मानित बैंक की कर्मचारी हूँ, मैं पब्लिक की सेवा कर रही हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं किसी की भी गलत बात बर्दाश्त करूंगी। मैं काम कर रही हूँ, मैं गवर्नमेंट के लिए काम कर रही हूँ, मैं देश के लिए काम कर रही हूँ, लेकिन क्या मेरा आत्मसम्मान नहीं है? मैंने अपने आप को उच्च दिखाया, पर क्या मैंने किसी को वहाँ निम्न का दर्जा दिया है? उन्होंने अपशब्द यूज किए। सुबह उनकी बहन से मेरी थोड़ी कहा सुनी हुई थी, फीमेल आर्गुमेंट होते रहते हैं, वो मामला वहीं खत्म हो गया था। पर अगर उनके परिवार से आकर के कोई मुझे धमकी देगा कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा, तो ये जायज नहीं होगा। क्या कहा था आपने, जरा वो बात अगर दोहराए, उस बात की बड़ी चर्चा है, क्या कुछ कहा? मतलब समझी नहीं। वीडियो में जो वायरल कंटेंट है, जो बात आपने कही। सर मैं ठाकुर हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं छत्राणी हूँ, मुझे इस बात पे गर्व है और आज भी है, मरते दम तक मुझे ये गर्व रहेगा। हिंदू होना स्वाभिमान की बात होती है, तो मैं हूँ सर। लोगों के मैंने बहुत सारे ओपिनियंस ये सुने कि आपको कहना चाहिए था कि आप हिंदू हैं, सनातनी हैं। जब मैंने कहा कि मैं इस जाति की हूँ, तो आपने इसको जातिवाद का मुद्दा बना दिया। अगर मैं ये कहती कि मैं हिंदू हूँ, तो आप इसको धर्म का मुद्दा बना देते। कल की डेट में अगर मैं कह दूँ कि मैं इस देश से बिलोंग करती, तो आप इसको देश विदेश की राजनीति का मुद्दा बना देंगे। सर बात देखिए, मेरे पिताजी 62 साल की उम्र के हैं और आज भी अपने छोटे से अगर उनकी उम्र से कम कोई ब्राह्मण होता है तो उनके चरण स्पर्श करते हैं। हम हर जाति का इक्वल सम्मान करते हैं सर, लेकिन अपने सम्मान की रक्षा करना भी हमारा अधिकार है। हम पहले अपने सम्मान की रक्षा करेंगे। हर चीज़ का एक कारण होता है। अब इस समय वायरल करने का रीज़न ये है, यूजीसी बिल आया हुआ है, कुछ आपको भी पता है, मनोज बाजपेयी जी की फिल्म आई हुई है ठाकुर ब्राह्मण विवाद को शो करने के लिए। तो ये मुद्दे तो हैं। देखिए टारगेट कोई और है, टारगेट सरकार है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ठाकुर हैं। तो इसमें सर मैं कोई शर्मिंदगी नहीं मानती, टारगेट सरकार है, माध्यम अब मैं बन गई। अब आप सभी को सावधान करने वाली एक खबर दिखाते हैं। खासकर आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए ये खबर देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश के विदिशा में एक बुजुर्ग महिला को आस्था की घुट्टी पिलाकर बहुत बड़ी लूट हो गई। ठगों ने आंख बंद कराई, जय जिनेंद्र बुलवाया और 51 कदम चलाकर लाखों रुपए की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। क्या है ये पूरा मामला, आपको समझना चाहिए। बुजुर्ग महिला ने आंख बंद कर हाथ जोड़े, ईश्वर का जयकारा लगाया और 5 लाख की ज्वेलरी गायब। जय जिनेंद्र आप 11 बार बोलो। जिन्हें वो भगवान का दूत मान रही थी, वो असल में धूर्त ठग लुटेरे निकले, जिन्होंने एक पल में एक बुजुर्ग महिला के सिर्फ जेवर ही नहीं लूटे, बल्कि करोड़ों लोगों का भरोसा भी लूट लिया। मैंने नहीं देख पाया कि पीछे को मुड़ के कब दोनों बैठ के निकल, में एकदम मोचा चौक देखने लगी कि ये कहाँ चले। जब वो ठग लुटेरे ने लूट कर फरार हो गए, तब ये माँ समझ पाई कि इनके साथ ठगी हो गई, लूट हो गई। लेकिन कैसे, अब वो समझिए, ताकि ऐसी ठगी का आप या आपसे जुड़ा कोई व्यक्ति शिकार होने से बच सके। विदिशा की खरी फाटक रोड पर जैन मंदिर के पास बिमलाबाई नाम की इन बुजुर्ग महिला को 2 युवक मिले, जिन्होंने इन पर अपनेपन का जाल फैलाया और फिर इन्हें लूट लिया। कहने लगा आप जिनेंद्र भगवान को जय जिनेंद्र आप 11 बार बोलो और 51 कदम चलो तो आपको महावीर भगवान दिखाएंगे और आपकी जो मनोकामना आप बोल लेना। मैं और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अविश्वास प्रस्ताव पर स्पीकर का बड़ा फैसला। प्रस्ताव पर फैसला होने तक सदन नहीं जाएंगे। ओम बिरला ने सदन में ना जाने का फैसला किया है। कोई भी मनाने की कोशिश करे तो नहीं मानेंगे। आपको बता दें, विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर नोटिस जारी किया गया और 118 विपक्षी सांसदों ने एकजुट होकर इस अविश्वास प्रस्ताव को आगे बढ़ाया। इस फैसले पर ओम बिरला की भी प्रतिक्रिया आई है और ओम बिरला ने सदन में ना जाने का फैसला किया है। और मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं।
अखिलेश जी, कोई मनाने की कोशिश करेगा तब भी नहीं मानेंगे, ओम बिरला ने साफ कर दिया है। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो नहीं जाएंगे सदन में। हालांकि नियम ऐसा नहीं कहते, नियम सिर्फ इतना ही कि जिस दिन प्रस्ताव पर चर्चा होगी उस दिन वो चेयर पर ना हो, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि आज से ही अगले सत्र तक, यानी जो 9 तारीख तक जब फैसला होगा, इस पर चर्चा होगी, तब तक वो नहीं जाएंगे सदन के भीतर। ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। साथ ही ये भी कह दिया है कि अगर सरकार की ओर से, विपक्ष की ओर से उनको मनाने का प्रयास भी किया जाए तो भी वो इस पर अब अपना फैसला नहीं बदलेंगे। इसके पीछे दलील यही दी गई है कि चूंकि कुछ सांसदों ने ये कहा है, सदस्यों ने कहा है कि उन्हें विश्वास नहीं है ओम बिरला के ऊपर, तो इसलिए जब तक उनके अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला नहीं हो जाता है तब तक वो सदन में नहीं जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी इस पूरी जानकारी के लिए।